नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ओलंपियाड 2022-23 के अंतर्गत विषय विज्ञान के कुछ अभ्यास प्रश्न लेकर के आए हैं, जो कि इस ओलंपियाड में आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। प्रश्न पहला है, जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिए हैं सर्वाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी और संगठक। तो जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें हम शाकाहारी कहते हैं। क्या कहते हैं? शाकाहारी। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सही जवाब हमारा हो जाएगा। एक बात और है, इन प्रश्नों को अंकित करने के लिए आपको OMR शीट दी जाएगी, है ना। इस शीट पर जो गोले होंगे उन गोलों को किस तरह से भरना है, इसका वीडियो मैंने आपको बना करके उपलब्ध करवा दिया है, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। क्योंकि हम सारी तैयारी करते हैं, लेकिन यदि OMR शीट में गोले सही ढंग से नहीं भरेंगे तो हमारे वे उत्तर मशीन के द्वारा पढ़े नहीं जाएंगे। इसलिए इन गोलों को भरना, सही भरना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 2। कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ की उपस्थिति को दर्शाता है। नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं: प्रोटीन, खनिज लवण, वसा और कार्बोहाइड्रेट। यानी कागज पर जो तेल का धब्बा होता है वह वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। इसलिए ऑप्शन 3 जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? ऑप्शन है गाइटर यानी घेंगा, रिकेट्स, मलेरिया और पीलिया। तो देखिए, विटामिन डी की कमी से जो होने वाला रोग है वह है रिकेट्स। कौन सा रोग है? रिकेट्स है, यानी ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 4, संश्लेषित तंतु हैं रेशम, जूट, पॉलिस्टर, रुई, है ना। तो इसमें से जो संश्लेषित यानी सिंथेटिक जो फाइबर है ना, वह क्या है? पॉलिस्टर है ना। ऑप्शन 3 जो है सही जवाब हो जाएगा, ये होगा संश्लेषित तंतु। प्रश्न क्रमांक 5, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। ऑप्शन 3 जो है हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद की गति कौन सी होती है ना। फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद की गति कौन सी गति कहलाती है? ऑप्शन है रेखीय गति, घूर्णन गति, रेखीय घूर्णन गति और आवर्ती गति। तो देखिए, जो फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद की गति है वह कहलाएगी रेखीय घूर्णन गति, है ना। क्या कहलाएगी? रेखीय घूर्णन गति कहलाती है। तो ये ऑप्शन 3 जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7, एक विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? तो एक विद्युत सेल में 2 टर्मिनल होते हैं। ऑप्शन 3 जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। एक होता है धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक। ये 2 टर्मिनल हमारे विद्युत सेल में होते हैं। प्रश्न क्रमांक 8, परजीवी पौधे का एक उदाहरण है। ऑप्शन है फफूंद, अमरबेल, लाइकेन और फलीदार पौधे। तो देखिए, परजीवी यानी पैरासाइट, है ना, पौधे का जो उदाहरण है वह क्या है? अमरबेल है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 9, कलश पौधा या पिचर प्लांट है ना। क्या है? मृतजीवी, स्वपोषी, सहजीवी या फिर कीट भक्षी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कीट भक्षी, है ना। यानी जो पिचर प्लांट होता है, जिसे कलश पौधा भी कहते हैं, है ना,
वह क्या होगा, कीट भक्षी पौधा होता है। ठीक है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 10, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? आपको ऑप्शन दिया है मेलानिन, केसिन, केराटिन और कैसिन। तो दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है? वह केसिन पाया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ऑप्शन है CO2, H2, N2 और O2। CO2 ने कार्बन डाइऑक्साइड, H2 ने हाइड्रोजन, N2 ने नाइट्रोजन, O2 ने ऑक्सीजन। तो शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो CO2 को शुष्क बर्फ कहते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। तो ऑप्शन पहला जो है वह सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 12, एक कोशिकीय जीव हैं, कौन है? ऑप्शन है गाय, बकरी, अमीबा, पैरामीशियम। इन चारों में से एक कोशिकीय जीव है अमीबा। ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेशम कीट पालन कहलाता है, क्या कहलाता है? एपीकल्चर, सेरीकल्चर, पीसीकल्चर या फिर सिल्वीकल्चर, है ना। तो जो रेशम कीट पालन है वह कहलाता है सेरीकल्चर, यानी ऑप्शन नंबर 2 है हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, त्वचा द्वारा श्वसन करने वाला जीव है, कौन सा है? ऑप्शन है मेंढक, कॉकरोच, केचुआ और छिपकली। तो देखिए त्वचा द्वारा श्वसन करने वाला जीव है वह है केचुआ, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 15, खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, दूसरा ऑप्शन है सोडियम सल्फेट, तीसरा सोडियम ऑक्साइड और चौथा है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो जो खाने का सोडा होता है ना, जिसे बोलचाल भाषा में मीठा सोडा भी कहा जाता है या बेकिंग सोडा भी इसे कहते हैं, तो उसका जो रासायनिक नाम है वह है सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ का पिघलना किसका उदाहरण है? यानी किस प्रकार उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, जैविक परिवर्तन या फिर विद्युत परिवर्तन। तो देखिए बर्फ का जो पिघलना है ना, वो होता है भौतिक परिवर्तन। ठीक है, क्योंकि बर्फ पिघल करके पानी बन जाता है और पानी को जब वापस हम ठंडा करते हैं तो पानी से बर्फ बन सकता है, यानी क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन। और भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है, सिर्फ पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन आता है। अगला प्रश्न है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है ना। तो लैक्टिक अम्ल निम्न में से किस में पाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है नींबू, दही, पालक और सिरका। तो देखिए लैक्टिक अम्ल जो होता है वह दही में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 है हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? ऑप्शन है जस्ता, सोना, लोहा, प्लेटिनियम। तो मनुष्य के रक्त में है ना कौन सी धातु पाई जाती है? तो मनुष्य के रक्त में लोहा पाया जाता है ना, जिसे हम कहते हैं ना आयरन, क्या बोलते हैं? आयरन। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 19, पादपों में जल का परिवहन होता है। पादपों में जल का परिवहन होता है, किसके द्वारा होता है? आपको ऑप्शन दिए गए हैं, जाइलम द्वारा, फ्लोएम द्वारा, रंध्रों द्वारा या फिर मूलांकुर द्वारा। तो देखिए पादपों में जो जल का परिवहन होता है वो होता है जाइलम के द्वारा, यानी ऑप्शन पहला हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिकित्सक हृदय की धड़कन को किसके द्वारा नापते हैं या सुनते हैं, है ना। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं पेरिस्कोप, टेलीस्कोप,
स्टेथोस्कोप या फिर माइक्रोस्कोप। तो चिकित्सक जो है हृदय की धड़कन को निम्न में से किसके द्वारा नापते हैं या हृदय धड़कन को सुनते हैं? तो उसका सही जवाब हो जाएगा स्टेथोस्कोप, है ना, जिसे हिंदी में आला भी कहा जाता है। अब प्रश्न क्रमांक 21, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? इसके ऑप्शन आपको दिए गए हैं 2, 4, 6 या फिर 3, है ना। तो मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं, इसलिए ऑप्शन 2 हमारा सही जवाब हो जाएगा, है ना। प्रश्न क्रमांक 22, अम्ल स्वाद में होते हैं, कैसे होते हैं? मीठे, कसेले, खट्टे या फिर तीखे, है ना। तो अम्ल जो है स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं, है ना, जैसे नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है ना, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, इस प्रकार से। प्रश्न क्रमांक 23, पत्तियों में हरा वर्णक होता है ना, पत्तियों में हरा वर्णक होता है। ऑप्शन दिया है, कौन सा होता है? केराटिन, जियोनोफिल, क्लोरोफिल या फिर नाइसिन। तो देखिए पत्तियों में जो हरा वर्णक होता है वो क्या होता है? क्लोरोफिल, है ना, क्या होता है? क्लोरोफिल, है ना। अगला प्रश्न है, जीवाणु जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है ना, निम्न में से कौन सा जीवाणु है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं राइजोबियम, क्लेवम, बैसिलस और कवक। तो इसमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा? राइजोबियम, है ना, ऑप्शन पहला है हमारा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 25 है, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन किस अंग में, जिस अंग में होता है वह अंग कौन सा है ना। यानी मनुष्य के शरीर में वसा का पूर्ण रूपेण पाचन किस अंग में होता है? आपको ऑप्शन दिए गए हैं अमाशय, मुख, छोटी आंत और बड़ी आंत, है ना, ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो वसा का पूर्ण रूपेण जो पाचन होता है वो होता है छोटी आंत में, यानी ऑप्शन 3 जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? ऑप्शन है 4, 6, 7 या 8। तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। अगला प्रश्न है, उल्टी दस्त होने पर मरीज को मुख्य रूप से ग्लूकोज की बाटल लगाई जाती है, क्यों लगाई जाती है? उसके आपको 4 कारण नीचे दिए गए हैं, उनमें से सही कारण क्या है वो हमें चूज करना है। तो पहला है मोटा होने के लिए, दूसरा पानी की पूर्ति के लिए, तीसरा रक्त बढ़ाने के लिए और चौथा है पाचन बढ़ाने के लिए। तो देखिए उल्टी दस्त होने पर मरीज को मुख्य रूप से ग्लूकोज की बाटल लगाई जाती है, क्यों लगाई जाती है? वह लगाई जाती है पानी की पूर्ति के लिए, यानी ऑप्शन नंबर 2 है हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे पहले कौन घुलेगा, है ना, पिसा नमक, नमक की ढेली, शक्करदाना या फिर मिश्रीदाना। इन चारों में से सबसे पहले कौन घुलेगा? तो सबसे पहले घुलेगा पिसा हुआ नमक, यानी ऑप्शन पहला हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोहे की कील पानी में डूब जाएगी जबकि कटोरी तैरेगी, ऐसा होगा, क्यों होगा? क्योंकि इसके 4 कारण दिए गए हैं। कील हल्की, कटोरी भारी होगी, कील भारी, कटोरी भी भारी होगी, कील हल्की, कटोरी हल्की होगी, कील भारी, कटोरी हल्की होगी। तब देखिए जब लोहे की कील पानी में डूब जाती है और कटोरी तैरती रहेगी, इसका कारण क्या होगा? इसका कारण यह होगा कि कील भारी और कटोरी हल्की होगी, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, स्वस्थ मानव शरीर का तापक्रम कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होता है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 98.6
4 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि डिग्री सेल्सियस में आएगा तो आपको लिखना है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। क्या रहेगा? 37 डिग्री सेल्सियस, और डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 31, पाचन तंत्र में अंगों का सही क्रम कौन सा है ना। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं कि पाचन तंत्र में सही जो क्रम है वो कौन सा होगा। तो देखिए, पाचन तंत्र में जो सही क्रम क्या होता है कि पहले भोजन कहाँ जाएगा, वो जाता है अमाशय में, उसके बाद में छोटी आंत में, और फिर जाता है बड़ी आंत में। यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा सही जवाब होगा कि पाचन तंत्र में अंगों का सही क्रम होगा अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत, ठीक है। चलिए, प्रश्न क्रमांक 32, दौड़ने पर हृदय की धड़कन की गति कैसी होगी, है ना। यानी दौड़ने पर हृदय की धड़कन की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो धड़कन बढ़ेगी, घटेगी, समान रहेगी या रुक जाएगी। तो जब हम दौड़ते हैं तो दौड़ने में क्या होगा कि हृदय की जो धड़कन होती है उसकी गति बढ़ेगी, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, रतौंधी रोकने के लिए भोजन में क्या लेना उपयुक्त होगा। ऑप्शन है आलू, मूली, टमाटर और गाजर। तो देखिए, रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी के कारण होता है, और गाजर में विटामिन ए की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। इसलिए रतौंधी रोग को रोकने के लिए हमें हमारे भोजन में गाजर का उपयोग अवश्य करना चाहिए, ठीक है ना। तो रतौंधी जो है रोकने के लिए हमें हमारे भोजन में गाजर लेना उपयुक्त होगा। अगला प्रश्न है, जीवन रक्षक घोल बनाने के लिए किन वस्तुओं का उपयोग करेंगे। आपको ऑप्शन दिया गया है, पहला पानी, नमक, शक्कर। दूसरा ऑप्शन है पानी, शक्कर और मेथी। तीसरा ऑप्शन पानी, नमक, सौंफ। और चौथा ऑप्शन है पानी, शक्कर और जीरा। तो देखिए, जीवन रक्षक घोल यानी ORS घोल जिसको कहते हैं हम, है ना, वह बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें पानी, नमक और शक्कर का उपयोग करना होगा। यानी ऑप्शन पहला जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 35, ठीक है ना, कि बुर्ज में बड़े बड़े छेद क्यों बनाए जाते थे, है ना। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है हवा लेने के लिए, दूसरा सुंदरता के लिए, तीसरा पक्षियों के घोंसले के लिए, और चौथा है दुश्मनों पर हमले करने के लिए। तो देखिए, बुर्ज में जो बड़े बड़े छेद किए जाते थे ना, उसका मेन कारण क्या था कि दुश्मनों पर हमले करने के लिए उसका उपयोग किया जाता था। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 36, मच्छरों के काटने से निम्न रोग होता है। कौन सा रोग होता है? दस्त लगना, उल्टी होना, सर्दी जुकाम और मलेरिया रोग होना, है ना। तो देखिए, मच्छरों के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मच्छरों के काटने से होता है मलेरिया रोग। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 37 है, पर्यावरण की सुरक्षा हेतु किस ईंधन का उपयोग उचित है? ऑप्शन है उपले लकड़ी, LPG, कोयला और डीजल। तो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए निम्न में से जो सही ईंधन है वह है LPG। कौन सी है? LPG, यानी जो हम घर में गैस का उपयोग करते हैं, है ना, गैस जलाने के लिए वह LPG गैस होती है। तो इसका उपयोग करना पर्यावरण की सुरक्षा के लिए उचित है। अगला प्रश्न है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देने वाले विलयन की प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या उदय धर्मी, है ना। तो देखिए, नीले लिटमस को लाल कर देने वाले विलयन की जो प्रकृति होगी वो होगी अम्लीय प्रकृति होगी, है ना। ऑप्शन नंबर पहला। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कौन सी है ना।
ऑप्शन आपको दिया गया है ऊतक, गाल्जिकाय, अंग और कोशिका। देखिए शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक जो इकाई है उसका नाम है कोशिका यानी सेल, है ना। अगला प्रश्न है 2019 नोवल कोरोना वायरस बीमारी का दूसरा नाम क्या है? तो देखिए 2019 नोवल कोरोना वायरस बीमारी का दूसरा नाम है कोविड-19 है। क्या है? कोविड-19 यानी ऑप्शन नंबर पहला जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा समूह संश्लेषित रेशों का है ना। ये 4 समूह दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा समूह जो है वह संश्लेषित रेशों का है। पहला समूह है नायलॉन, टेरिलिन और ऊन। दूसरा कपास, पॉलीकट और रेयान। तीसरा है पीवीसी, पॉलीथीन, बेकेलाइट और चौथा है एक्रेलिन, रेशम और ऊन। तो इन सब में जो है समूह नंबर 3 है जिसमें संश्लेषित समूह दिए गए हैं पीवीसी, पॉलीथीन और बेकेलाइट। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई व्यक्ति पैराशूट की सहायता से आसमान से नीचे की ओर आ रहा है। इस घटना में कौन सा बल कार्य कर रहा है? आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है चुंबकीय बल, दूसरा गुरुत्वाकर्षण बल, तीसरा पेशीय बल और चौथा है स्थिर विद्युत बल। तो जब कोई व्यक्ति पैराशूट की सहायता से आसमान से नीचे की ओर आता है तो इस घटना में गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 है सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 43 विद्युतदर्शी एक युक्ति है जिसका उपयोग यह ज्ञात करने में किया जाता है कि क्या कोई वस्तु आवेशित है, अनावेशित है, चुंबकीय है या फिर अचुंबकीय है ना। तो विद्युतदर्शी एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग यह ज्ञात करने में किया जाता है कि क्या कोई वस्तु आवेशित है, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 44 जल का उपयोग करने से पूर्व इसमें क्लोरीन की गोलियां मिलाते हैं क्यों मिलाते हैं? 4 कारण दिए हैं। पहला कारण यह है कि यह जल को मीठा बनाता है, दूसरा यह जल को नमकीन बनाता है, तीसरा यह जल को शुद्ध करता है और चौथा है कि यह जल का पीएच मान बदल देता है ना। तो देखिए जल का उपयोग करने से पूर्व इसमें हम क्लोरीन की गोलियां इसलिए मिलाते हैं, इससे क्या होता है कि जल को शुद्ध करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, यह नारा किस बीमारी से संबंधित है ना। ऑप्शन है डेंगू, कोविड-19, दस्त और मलेरिया। तो 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, यह नारा जो है कोविड-19 से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 है हमारा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 46 साधारण बल्बों के स्थान पर एलईडी का प्रयोग अधिक किया जाता है क्यों किया जाता है? पहला आपको ऑप्शन दिया गया है कम दाम पर प्राप्त होता है, दूसरा आकृति आकर्षक है, तीसरा कम बिजली का उपयोग होता है, चौथा कम बिजली का उपयोग और लंबा जीवन, है ना। मतलब कम बिजली का उपयोग और लंबा जीवन। ठीक है ना। तो इसमें से सही जो जवाब है, सही ऑप्शन है वह क्या आ जाएगा कि कम बिजली का उपयोग और लंबा जीवन। ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 47 हीरे में अत्यधिक चमक क्यों होती है ना। 4 कारण दिए गए हैं आपको। पहला कारण है अपवर्तन के कारण, दूसरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, तीसरा परावर्तन के कारण और चौथा है उपरित में से कोई नहीं। तो देखिए हीरे में जो अत्यधिक चमक होती है उसका कारण ये होता है कि इसके अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा अत्यधिक चमकदार होता है। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक है 48
सूर्य से निकटतम ग्रह है ना, यानी सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन दिया है पृथ्वी, जुपिटर है ना, यानी बृहस्पति, बुध और प्लूटो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सूर्य के सबसे जो निकटतम ग्रह है वह है बुध, यानी ऑप्शन नंबर 3 यह सही जवाब है। और प्लूटो को अब क्या है कि ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है। पहले 9 ग्रह हुआ करते थे, लेकिन अब जो है 8 ग्रह ही हैं। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 49, पृथ्वी पर वायुमंडल होने के कारण हैं। ऑप्शन गुरुत्वाकर्षण, वायु, बादल और पृष्ठीय तनाव। तो देखिए पृथ्वी पर वायुमंडल होने के कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण है, यानी पहला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 50 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उपरोक्त दोनों, और तीसरा है समतल दर्पण। तो देखिए निम्न में से किस प्रकार के दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल के वीडियो में मैं आपको 50 प्रश्न और जो है उपलब्ध करवाने वाला हूं, तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।